previous class we see up to the Soch Vichar say that. So now we see from the next exercise अनुमान और कल्पना से. अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए. जिसने कि खजाना खोले है, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाना की बात की गई होगी. This stanza just guess what kind of treasures are being talked about these lines. So let's start to guess these answers. पंक्ति जिसने कि खजाना खोले है में खजाना से तात्पर्य केवल सोना, शांति या धन दौलत नहीं है, बल्कि भारत देश की विविध और अनमोल सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक संपत्तियों से है. So the line is not only just open the treasures for the like gold, silver or the wealth. It's like a richness of the cultural, natural and spiritual heritage of India's Sanskritic, cultural, प्राकृतिक, natural, ऐतिहासिक, historical हेरिटेज संबंधों से है. यहाँ जिन खजानाओं की बात की गई है वे हो सकता है दिस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड दिस वंस प्राकृतिक खजाना, नेचुरल ट्रेजर्स जैसे हिमालय, नदियां, खेत, वन, खनिज आदि. नदियां तक खेत, वन, दिस ऑल नो दैट खनिज मीन्स मिनरल्स. सांस्कृतिक खजाना, कल्चरल ट्रेजर्स जैसे नृत्य, संगीत, कलाएं, परंपराएं, भाषा. नृत्य, संगीत, कला, you know that dance, music and art. परंपराएं, traditions, language, परंपराएं, traditions. आध्यात्मिक खजाना, spiritual treasure. आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल जैसे वेद, उपनिषद, गीत, योगा, ध्यान. वेद, उपनिषद, गीता, भगवद गीता, योगा, ध्यान, मेडिटेशंस. ऐतिहासिक खजाना, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स, किले, मंदिर, स्मारक, इतिहास की गौरवशाली घटनाएं. कुल मिलाकर यह पंक्ति भारत की समृद्धि, गौरव और अनमोल धरोहरों को दर्शाती है. गौरवशाली घटनाएं, ग्लोरियस इवेंट्स, गौरवशाली घटनाएं, ग्लोरियस इवेंट्स. किले, मंदिर, स्मारक ही मोनमेंट्स, स्मारक. स्मृति, गौरव और अनमोल धरोहरम्स. Prosperity, glory and precious heritage. धरोहरम्स. That also means that heritage. So now move to the next questions. जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पत्ती में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा. In these lines, for whom and why is grown up said. This line is whom and why is it for the citizens. We have to service for the countries. That's why. So let's see the explanations. पत्ती जिसकी मिट्टी में उगे बड़े शब्द का प्रयोग हम भारतवासियों के लिए किया गया है. These lines, the word उगे बड़े refers the people of the citizens of these countries, people of the citizen of the India. कवि यह कहना चाहता है कि हम उसी देश की मिट्टी में जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वही हमारा पहचान है. Poet expressing that we were born and brought up in this land and it is our identities.
पहचान, आइडेंटिटी। जैसे पौधे मिट्टी में उगते और बढ़ते हैं, वैसे ही हम भारत की मिट्टी में जुड़े हैं और उसी से हमारा जीवन विकसित हुआ है। Just like the plants grow and flourish in the soils, we strongly mingle with our nations, and our life developed from it because it developed. So it symbolizes our deep connection with the motherland, highlighting belonging, pride and identity with the countries. यह भक्ति देश के प्रति आत्मीयता, गर्व और जुड़ाव को दर्शाता है। यह भक्ति देश के प्रति आत्मीयता, गर्व और जुड़ाव को दर्शाती है। It shows Indian soils embraces making us who us today's the Atmaitas. So move to the next questions. वह हृदय नहीं है पत्थर, भक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? Why the word used in the stones for the heart? The word stone have been used for the heart in these lines. It's not a heart but stones. Why? So go to the explanations. भक्ति यह हृदय नहीं है पत्थर है, में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग एक उपमा के रूप में किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि वह व्यक्ति निर्दयी, कठोर और भावना शून्य है। निर्दयी मीन्स unkindness, कठोर, हार्डनेस, and भावना शून्य, emotionless. So निर्दयी, insensitive, hard, भावना शून्य, emotionless. In the lines, this is not a heart. The word stone is used as a metaphor for the heart to emphasize the person's insensitive, unfeelings and emotionless. हृदय सामान्यतः संवेदनाओं, दया, प्रेम और करुणा का प्रतीक होता है। The heart normally symbolizes the emotion, love, kindness and compassion. संवेदना, emotions, दया, kindness, प्रेम, love, करुणा, compassion. जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर भी प्रभावित नहीं होता, ना उसमें देश के प्रति प्रेम होता है, ना करुणा, तब कभी ऐसे हृदय पत्थर के समान कठोर मानता है। When the person does not feel anything, even in the face of suffering or when lacking love of the nations, the poet says that such a heart is a hard and lifeless as stones. इसलिए पत्थर शब्द का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि ऐसे हृदय संवेदनाओं को से काली है, बिल्कुल जड़ और कठोर है। So the word the poet used to show that such a heart lacks of any human's feelings. Such a heart's lack of any human's feelings. हृदय संवेदनाओं से काली है। The empty of the empathies. संवेदनाओं empathy बिल्कुल जड़ और कठोर है। It's absolutely stupid and dead hard. Jad means stupid or dead and hard. So now move to the next question. कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, जो वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उससे क्या क्या करेंगे। Imagine that the stone is telling you in the stories. What will it tell you and what will you reply to it? संगीत, पत्थर, जब
अतः जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलाती भी है। देखिए the kings also when I was in the river, the flow of the river used to change me too. So just now we start our imaginations. जब मैं नदी में था तो उसकी तेज धाराएं मुझ पर बार बार खिंचती है, मुझसे टकराती है और मुझे गोल मडोल बनाती है, गोल मडोल बनाती है, खिंचती है, रबिंग टकराती है, शेपिंग में टकराती है, हिटिंग एंड गोल मॉडल smooth and round. Goal means that round, and model smooth and round. So when I was in the rivers, it fast flowing. The fast flow of the rivers kept rubbing me, shaping me, and made me smooth and round. कभी मैं गहरी खाई में गिरा, कभी किनारे पर आ गया। इन सबों ने मुझे उठाया, किसी ने मुझे बोझा में रखा, किसी ने मुझसे घर बनाया, किसी ने मुझे ठोकरों मारी। मैं बहुत कुछ सहता रहा, मौन और स्थिर। So sometimes I fell into deep pit, गहरी गाई means pit. Sometimes I was thrown on the banks, किनारे पर आ गया। किनारे means bank, river banks. Then humans pick me up. Some use me in worship. Some use me in the worship, puja, worship. Built homes with me. घर बनाया, किसी ने मुझे ठोकरों मारिस, just kicked me, ठोकरों मारिस, kicked me. मैं बहुत कुछ सहता है, I endured everything, endure, मौन और स्थिर, and silently and steadily, स्थिर, silently and steadily. So मैं कहूँगा, हे पत्थर तुमने बहुत कुछ सहा है, फिर भी तुमने शांत और मजबूत बने रहे। तुमसे हम सहनशीलता, धैर्य और स्थिरता सीखनी चाहिए। Oh stones, you have endured so much, and still you remain calm and strong. We should learn patience, tolerance, and stability from you. सहनशीलता, tolerance, धैर्य in braveness, स्थिरता, stabilities. तुम चाहे किसी मंदिर में हो या रास्ते में, तुम हर जगह अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हो। Wherever you are in, either the temple or on the road, you always prove your worth. उपयोगिता सिद्ध करते हैं। You always prove your worth. सिद्ध means the truth. So let's move to the next question. देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। The feeling of patriotism is not only related to the security of the countries, but it also protections. So, yes, which resources are the things of the country need to protections and why? Sanrakshan, protections, संसाधनों, resource. So come to the explanations. देश प्रेम केवल सीमा की रक्षा या सैनिक सेवा तक सीमित नहीं है। एक देश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संसाधनों के संरक्षण से भी जुड़ा होता है। Patriotism is not just about the national securities. It also about the protection of the nation's resource and heritage. So the patriotism is not limited to only the protecting the border or military service. Border or the military service. सीमा की रक्षा, secure the border or सैनिक
seva, military service. It also related the conservation, of the country's natural, cultural and social resource. Natural, cultural and social resource. Sansadhanam ke Sanrakshans, protections or conservations. Sanrakshans is the exact meaning is that conservations. Later I say, earlier I say that protections. Here the change in meanings. Sanrakshans, conservations. It is related to the conservation of cultural, natural and social resource. Prakritik, Sanskritik और सामाजिक संसाधनों. So the answer, first point, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, वन, खनिज, मिट्टी आदि. The natural resource such as water, air, forest, minerals, soils. I already said the खनिज means minerals. क्योंकि इन संसाधनों के बिना जीवन असंभव है. यदि इनमें नष्ट किया गया तो भविष्य की पीढ़ियां संकट में होंगी. These are the essentials. These are the essential for life. बिना जीवन असंभव है. It is impossible without these resources. असंभव, impossible. यदि इन्हें नष्ट किया गया तो if we spoil it तो भविष्य की पीढ़ियां संकट में होंगी. That survival of the future generation is at a risk. Sangat, risk. Next point, सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज. जैसे ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर, मस्जिद, स्मारक, लोक कला, संगीत आदि. Like historical monuments, temples, mosques, folk arts, traditions, etc. क्योंकि यह हमारी पहचान और इतिहास से जुड़ी होती है. इन्हें पहचानना देश की आत्मा को पहचाने जैसा है. You protect this equal to protecting the soul of the nations. These are connected to our identity and histories. पहचाना देश की आत्मा को पहचाना जैसा है. इतिहास से पहचान और इतिहास पहचान identity we already know that. So next point, कृषि भूमि और जल स्रोत. कृषि agriculture and जल water source. नदियां, तालाब, खेत. क्योंकि ये हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं. जल और भूमि को संतुलित उपयोग जरूरी है. क्योंकि यह हमारी खाद्य सुरक्षा, फूड securities, because they are directly connected to the food securities and rural livelihood. जल और भूमि का संतुलित उपयोग जरूरी है. It is necessary to balance the use of water and land. संतुलित उपयोग, balanced use of. So next point, मानव संसाधन, the human resource. जैसे देश के नागरिक, विशेषकर युवक, especially the youth of the countries. क्योंकि यदि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले तो वे देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे. Thus the persons, the citizens, those get that education, health and the opportunities, that are job. So they will take the country towards the progress. Then they become a backbone of the national development. रोजगार, job or the opportunities. फिफ्थ वन, पर्यावरण और जैव विविधता, environment and biodiversities. पर्यावरण, environment, you know that. जैव विविधता, biodiversities. जैसे पशु, पक्षी, वनस्पति, जलवायु, animals, plants and climate. जलवायु, climate, weather. क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना देश के दीर्घकालीन विकास के लिए अनिवार्य है. It is very essential for safety, the balanced environment, sustainable development. दीर्घकालीन sustainable development. Because ensure balanced environment is necessary for sustainable development and ecological safeties.
So now come to the next ones. कविता की रचना। जिसके मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता बंधु जिसमें हम है जिसके राजा रानी। इन पत्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों के अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को दुख मिलन कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5 पॉइंट्स के समूह में मिलकर वह चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। सो नाउ वी स्टार्ट टू द आंसर्स। शब्दों के दुख मिलने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? द दुख मीन्स राइमिंग वर्ड्स। So what is the special effect has that rhyming words create in the poems, impact in the poems? शब्दों के दुख मिलने से कविता में कई विशेष प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट है संगीतात्मक म्यूजिकल क्वालिटीज। दुखंत शब्द कविता को लयबद्ध और मधुर बनाते हैं, जिससे वह पढ़ने और सुनने में आनंददायक लाती है। So the rhyming poems, the rhymings make the poems melodious and rhythmic, make it enjoyable to the readers or the listener. आनंददायक, enjoyable. लाभदायक and मधुर, melodious and rhythmic. लाभदायक, melodious and rhythmic. Sweet is in, here the meaning is rhythmic. नेक्स्ट पॉइंट, याद रखने में आसानी से, इजी टू रिमेम्बर। जब दुख मेल खाते हैं तो कविता जल्दी याद हो जाती है। तब जब दुख मेल खाते हैं तो यह कविता जल्दी याद हो जाती है और लंबे समय तक याद रखती है। So see how I am reading. So this is the rhythms. So when the rhythms, that rhyming words or lines easier to memorize and recall it. मेल कहते हैं, it is when it is mingled, that it is easy to remember, easy to memorize and recall it. भावों की सुंदर अभिव्यक्ति, beautiful expression of the emotions. दुख बंदी से कविता अपने भावों को सुंदर, सजीव और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। The rhyming words help the poet express the emotions more beautifully and effectively. सजीव, सुंदर, सजीव और प्रभावशाली, effectively, सजीव, beautifully. नेक्स्ट, सुनने में आकर्षण, that attract in listenings. दुख मिलते हुए शब्दों श्रोतों को आकर्षित करते हैं और कविता को मनमोहक बनाते हैं। It is attracted, that rhyming words attract the listener's attention, make the poems charming and appealing. मनमोहक बनाते हैं, appealing, attracting, आकर्षित करते हैं, attracting, और कविता को मनमोहक बनते हैं, appealing. So move to the next question. कविता को प्रभावशाली बनने के लिए और क्या क्या प्रयोग किया गया है? What the poets are using to beautiful, make it impactful in the poems. So answer. कविता को प्रभावशाली बनने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए गए हैं। To make the poems impactful, they use the following techniques. भावपूर्ण भाषा, the emotional language. देशभक्ति, गौरव और आत्मसंधान जैसे गहरे भावों का सुंदर वर्णन किया है। देशभक्ति, पैट्रियटिज्म, गौरव, प्राइड, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट. You know that everything. So these are the deep emotions they expressed beautifully. Next है रूपक, मेटाफोर्स, कंपैरिजंस. जैसे हृदय नहीं है पत्थर है, हार्ट इज कंपेयर विद द स्टोन्स. जैसे मैं हृदय को पत्थर से तुलना कर संवेदनहीनता दिखाई गई है. Here compared to hardness, संवेदनहीनता, empathies, lack of insensitivities, sensitivity. So compare heart without love for the country as a stone showing the emotional hardness. So anupras alankar, alliterations means that the same sounds come there as poems. Raja Rani, Navratan, जहाँ एक ही ध्वनि बार बार आती है, the same sounds come often. That is कविता को
लयात्मक बनाती है, कविता को लयात्मक बनाती है। द रिपीटिंग साउंड मेक द पोएम्स म्यूजिकल एंड रिदमिक। लयात्मक, म्यूजिकल एंड रिदमिक। छंद और लय, रिदम एंड मीटर। कविता में नियमित दाल और तुक बंदी गई जो पाठक या श्रोता को आकर्षित करती है। The poem follow the consistent rhythm and rhymings, make it pleasing to read or hear. देशभक्ति का भाव, spirit of patriotism. About these poems, कविता पूरे जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र प्रेम को प्रस्तुत करती है जो सीधे दिल का छूता है। The entire poem filled with the national pride which touched the heart deeply. Touch the heart deeply. छूता है, touch that. प्रतिबिंब और प्रेरणा, इंस्पिरेशंस एंड मोटिवेशंस। कविता न केवल देश के प्रति प्रेम का उजागर करती गई बल्कि पाठकों को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी देती गई। The poem not only expresses a love for the countries, but it also motivates the readers to act in service for the nations. एवोक उजागर करती है, इस प्रेम को उजागर करती है, एवोक। So now go to the next questions. देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों के आधार पर बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। सुनो क्रिएशंस। बाकी हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। इन दिस लाइन्स वी गोइंग टू एक्सटेंड इट। बाकी जीवन क्या जो अर्पित ना हो, बाकी जीवन क्या जो अर्पित ना हो। What is a life if not devoted truths? अर्पित, डेडिकेशन और डिवोट। जिसमें तिरंग लहराए नहीं, जिसमें तिरंग लहराए नहीं। If the three colors doesn't waver in use, जिस धरती पर जन्म लिया हो उस पर कोई बहार नहीं है। Then which land you are birth in, which land you birth in, there is no greater debit than you repay the land. उस पर कोई उपकार नहीं। If you not return to that once, it's not a gift. कोई उपकार नहीं। No greater debit than no repay the land. So next day, that is the bird which is related to the Matrubhumi, Swadesh. So first one, I'm writing Matrubhumi, Swadesh means Matrubhumi, motherland. When we say the motherland, it's evoke our patriotism. So I'm second writing that Desh Bhakti, patriotisms. Then third, Azadi, independence. Azadi is connected to the freedoms. Swatantrata. Fourth one I am writing Swatantrata. So the Swatantrata, independence, or need that bravery, heroisms. So fifth one I am writing Veerata. When we saw the heroisms, we have to Balidam. Martyrdoms, Balidam. So sixth I am writing Balidam. So Balidam means that sacrifice. So seventh I am writing Chag, sacrifice. The martyrdom, sacrifice, means samarpan, dedications. So I am writing eighth one, samarpan, dedications. When you do the dedications, we get the gaurav, pride, honor. Gaurav. So last I am writing that gaurav. So next sessions we continue the remaining part of this book exercise. Thank you.